हेलो अभ्यर्थियों, आप सभी का ऑनलाइन एग्ज़ाम गुरुकुल में स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2022 का प्राथमिक परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये प्रारंभिक परीक्षा आपकी 21 मई 2023 को होगी। इस नोटिफिकेशन के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे आयु की पात्रता, क्या योग्यता है, प्रवेश पत्र उपलब्धता कब होगी, इस फॉर्म को भरने की समय सीमा क्या है, पदों की संख्या कितनी है और भी अन्य उपयोगी बातें तथा आदेश हम आपको इस वीडियो में संकलित कर रहे हैं, बता रहे हैं। इस वीडियो के बाद आपको अन्य किसी भी जानकारी की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो आप अंत तक हमारे वीडियो के साथ बने रहिए जिससे आपको समस्त जानकारी मिल सके। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी आए हैं या पुराने श्रोता हैं, दर्शक हैं, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपको आगे और भी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये नोटिफिकेशन आज 30 दिसंबर को प्राप्त हुआ है। इसमें फॉर्म भरने की तिथि 10 जनवरी को दोपहर 12 बजे से 9 फरवरी 2023 तक दोपहर में 12 बजे तक रहेगी। तो आप 8 फरवरी 2023 तक ही इस फॉर्म को भर दें तो अच्छा है, क्योंकि सर्वर डाउन और कई समस्याओं से कई बार दो चार होना पड़ता है। तो लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें और 8 फरवरी ही इसे मानकर या उससे पहले भर दें। हालांकि इस बात के कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये एक संभावना है कि अगर हम थोड़ा पहले फॉर्म भरते हैं तो हमारे विकल्पों में जो सेंटर हम चयनित करते हैं, हम एक अनुमान लगा सकते हैं, उनके मिलने की उपलब्धता की संभावना बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को जैसे ही इसकी लिंक ओपन होती है आप भर सकें। आपको ये भी ज्ञात ही होगा और जो नए दर्शक हैं उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि MPPSC का जो प्रश्न पत्र होता है प्रारंभिक परीक्षा का, इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। दोनों की जो समय अवधि होती है वो 2 घंटे की होती है। पहला प्रश्न पत्र 10 बजे से प्रारंभ होकर 12 बजे तक चलता है और दूसरा 2:15 से लेकर 4:15 तक चलता है। इसमें कुछ अन्य बातें जानने योग्य हैं, जैसे कि आपको ये फॉर्म भरने के लिए MP ऑनलाइन की साइट पर जाना पड़ेगा। दूसरी बात कि आपकी जो आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2023 से की जाएगी, यानी जो भी पात्रता आयु है वो आपकी 1 जनवरी 2023 तक पूर्ण होनी चाहिए या उसके बाद, यानी आपका जन्म 31 दिसंबर या उससे पहले का नहीं होना चाहिए। जो पात्रता आयु है वह आपकी 31 दिसंबर या उससे पहले पूर्ण नहीं हो जानी चाहिए। इसके अलावा आपको जब फॉर्म भरेंगे तो ये मतलब आवश्यक बात है, सभी जानते हैं कि पेमेंट डन का उसमें एक ऑप्शन आता है, तो हमें पता चलता है कि हमारा ये फॉर्म भर चुका है। आगे त्रुटि सुधार संबंधी निर्देशों में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है कि आप इसमें अगर कोई भी गलती कर देते हैं, श्रेणी, जन्म तिथि या अन्य किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो उसमें शायद त्रुटि सुधार संभव हो सकता है, लेकिन आपके नाम में त्रुटि सुधार संभव नहीं होगा। हम आपको ये पूरी सूचना पढ़ के सुना देते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जाँच कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 16 जनवरी से 11 फरवरी, ये भी दोपहर के 12 बजे तक, ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को, ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति सुधार 50 रुपये की त्रुटि शुल्क देय होगी। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु MP ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अभ्यर्थी अपने नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं कर सकेंगे। अभ्यर्थी ये ध्यान रखें कि प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः वे प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन पत्र अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें। जैसे कि आपको हमने बताया है कि आप 11 फरवरी तक इस सुधार को कर सकते हैं और दोपहर के 12 बजे तक। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये मध्य रात्रि तक यानी रात के 12 बजे तक नहीं चलेगा, ये दोपहर के 12 बजे तक चलेगा। हमने आपको ये बात कई बार बता दी है, इसे आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप इस फॉर्म को भरने से वंचित भी हो सकते हैं या त्रुटि सुधार में समस्या हो सकती है। पहले तो कोशिश कीजिए कि आप वो सभी डाटा लेके कियोस्क सेंटर पर जाएं या खुद से फॉर्म भरें जो सारा प्रमाणित हो, आपने देखा हो और इसमें कोई भी गलती का कोई चांस आपके सामने ना आए। आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि इसमें यदि आप अपनी श्रेणी से संबंधित कोई त्रुटि करते हैं तो आप उसको सही कर सकते हैं, और सही करने की तरीका ये होगा, प्रक्रिया ये होगी कि यदि आपने अनारक्षित वर्ग से फॉर्म भर दिया है और आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आपको
क्योंकि आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आपको फॉर्म का जो डिफरेंस होगा वो आपको वापस नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने अनारक्षित वर्ग से जब फॉर्म भरा होगा तो आपने पैसे थोड़े ज़्यादा दिए होंगे, लेकिन जब आप उसे आरक्षित श्रेणी में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो डिफरेंस है फॉर्म का वो आपको वापस नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार यदि आप अनारक्षित श्रेणी से हैं और आपने आरक्षित श्रेणी से फॉर्म भर दिया है तो आपको जो डिफरेंस है, जो अमाउंट डिफरेंस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा और तब आप अनारक्षित श्रेणी से फॉर्म भर सकते हैं। यानी सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि यदि आप मान के चलें कि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर दिया है, या आप अन्य किसी कैटेगरी से हैं और आपने अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भर दिया है, तो जो आपने पेमेंट ज़्यादा किया है 100-200 रुपये का, वो आपको वापस नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी कैटेगरी बदल जाएगी। लेकिन अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और आपने रिजर्व कैटेगरी यानी ओबीसी, एससी या एसटी का चुनाव कर लिया है, तो आपको वो जो डिफरेंस है वो पे करना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपने फॉर्म की कम फीस दी होगी तो आपको वो डिफरेंस पे करना पड़ेगा, वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आगे देखते हैं शैक्षणिक अर्हता। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा, इस बात को काफ़ी ध्यान से सुन लीजिए, वो है जो अंतिम वर्ष में है। बच्चों की काफ़ी समस्या होती है कि हम स्नातक के अंतिम वर्ष में है, क्या हम इसका फॉर्म भर सकते हैं? जी हाँ, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि राज्य सेवा परीक्षा 2022 हेतु सभी स्नातक उत्तीर्ण अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र हैं। रोजगार पंजीयन के बारे में भी आपको हम बता देते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 8 मार्च 2022 के अनुपालन में जो दूसरे प्रदेशों के अभ्यर्थी हैं उन्हें रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। परंतु यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको जीवित रोजगार आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्य प्रस्तुत करना होगा। मध्य प्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत शासकीय निगम, मंडल, उपक्रम, आयोग, बोर्ड, विश्वविद्यालय, स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक अभ्यर्थियों को विभाग कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मान्य किया जाएगा। उपरोक्त अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर रोजगार पंजीयन से छूट रहेगी। प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, वांछनीय अर्हता, विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण, वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांग पत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती। अतः अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा केंद्र के विषय में हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि ये परीक्षा 21 मई को संपन्न होगी, उस दिन रविवार है, और 2 सत्रों में की जाएगी। सभी ज़िला मुख्यालय यानी कि हमारे मध्य प्रदेश में 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 52 ज़िला मुख्यालय हैं, उन 52 ज़िला मुख्यालयों पे आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा से 10 दिन पूर्व से परीक्षा शहर की जानकारी ईमेल द्वारा तथा परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 14 मई 2023 से MP ऑनलाइन की साइट पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेंगे। आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र आवंटन हेतु शहर की अग्र मान्यता एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार अग्र मान्यता उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी आप अपना जो परीक्षा के शहर को चुनने के संबंध में आपसे विकल्प आपको दिए जाएंगे और आप उनको भरेंगे, तो बहुत सावधानी पूर्वक आप उनका चयन कीजिएगा जो आपके होम टाउन हो और आपके होम टाउन से नज़दीक हो या आपको जहां जाने में ज़्यादा सुविधा हो। आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने जाने का निम्नानुसार यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु रिम्बर्समेंट का वर्गीकरण प्रावधान है। ये सब आपको पता ही होगा। उसके बाद परीक्षा नियम कुछ अन्य भी हैं, जैसे कि आप सबको ज्ञात होगा कि अलग अलग विषयों की जो जानकारियां हैं वो अलग अलग समय पर देते रहेंगे MPPSC। इसके अलावा ये सभी जो वैकेंसी हैं इनका जो अंतिम चयन परिणाम होगा वो याचिका क्रमांक 5901/2019, जो आपको पता ही है चल रही है ये याचिका, सुनवाई होने वाली है इसकी 23 जनवरी को।
और 25181 एवं ओबीसी आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अधीन रहेगा। ओबीसी आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक F0746/2021 इन सब के अनुरूप रहेगा। और आपको ज्ञात ही होगा कि 29 जो सितंबर था उस दिन सामान्य प्रशासन विभाग ने जो 87% और 13% के आधार पर रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था, ये उसके भी अभी अधीन होगा, क्योंकि इस पर अभी निर्णय नहीं आया है, आपको ज्ञात है। तो अभी इस परीक्षा को वैसे ही कंडक्ट किया जाएगा जैसा 29 सितंबर के अपने आदेश में सामान्य प्रशासन विभाग ने बताया है। हालांकि आपको पता ही है कि अभी हाईकोर्ट में ये केस चल रहा है और अगर इस पर डिसीजन आता है तो फिर ये 100% पर ही आ जाएगा लौट के। विज्ञापन के संदर्भ में समस्त सूचनाएं संशोधन आयोग की वेबसाइट mpsc.mp.gov.in पर उपलब्ध कराई गई है, वहाँ से भी इसे समय समय पर देख पाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं इसमें। देखिए ये पदों की संख्या वगैरह अब आ गई है। जैसा आपको ज्ञात होगा कि इसमें सबसे प्रतिष्ठित पद और जो सबका ड्रीम पद होता है एसडीएम पद, राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाधीश, इसमें 8 पद जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के पास हैं। एससी के पास 4, एसटी के पास 5, ओबीसी के पास 7 और ईडब्ल्यूएस के पास 3 हैं। इनमें से मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या क्रमशः 3, 1, 2, 2 और 1 है, यानी कि अनरिजर्व के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। बाकी एससी, एसटी और ओबीसी के लिए क्रमशः 1, 2 और 2 है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में डीएसपी के लिए 6 पद अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और अन्य श्रेणियों के आपके सामने हैं। जैसा कि आप चाहें तो पॉज करके 1 मिनट देख लीजिए। इसमें हम आपको सभी पोस्ट के नाम एक बार बता देते हैं। ज़िला सेनानी जूनियर स्टाफ ऑफिसर, चौथी पोस्ट है आपकी अधीक्षक ज़िला जेल, ये वित्त विभाग से है, सॉरी ये जिला जेल विभाग से है। वित्त विभाग से 5वीं पोस्ट है आपकी मध्य प्रदेश वित्त सेवा स्कूल शिक्षा विभाग से 6ठी पोस्ट सहायक संचालक, सहकारिता विभाग से 7वीं पोस्ट सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, श्रम विभाग से श्रम पदाधिकारी, महिला एवं बाल विकास से जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग से सहायक संचालक, वाणिज्यकर विभाग से जिला पंजीयक एवं जिला आबकारी अधिकारी। इसके बाद राजस्व विभाग की अन्य तृतीय श्रेणी कार्यपालिका पोस्ट आ जाती हैं, जिनमें नायब तहसीलदार, वाणिज्यकर निरीक्षक, उप पंजीयक, आबकारी उप निरीक्षक, सहकारी निरीक्षक, मध्य प्रदेश अधीनस्थ सेवा, लेखा सेवा, परिवहन उप निरीक्षक। इस प्रकार कुल 427 पदों पर यह भर्ती आई है और इन 427 पदों का आप मान सकते हैं कि 20 गुना अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा आपके 2022 की परीक्षा में। और ये 2015 की सूची से कहा जा रहा है कि होगा। उस समय 15 गुना लेते थे, लेकिन इसमें बाद में संशोधन करके 20 गुना कर दिया गया था। तो अब ये आयोग के ऊपर ही रहेगा कि वो क्या निर्णय लेते हैं। हालांकि इसके चांसेस ज़्यादा ही हैं कि वो अधिक से अधिक बच्चों को मौका देंगे, तो 20% के ही 20 गुना के ही चांसेस रहेंगे। आरक्षण प्रक्रिया मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के उपबंधों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार होगी। आगे इसमें हम देखेंगे कि ये विज्ञापन की तिथि जो है आज की है, यानी 30 दिसंबर को ये विज्ञापन आया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि आपको हम बता चुके हैं 10 जनवरी है और इसमें आप त्रुटि सुधार 11 तक कर सकते हैं। अंतिम तिथि 9 फरवरी है, लेकिन आप इसको 8 फरवरी ही माने क्योंकि ये दोपहर 12 बजे तक है, इसे ध्यान रखिएगा आप। परीक्षा तिथि 21 मई है। प्रवेश पत्र की उपलब्धता आपकी 14 मई है। इसमें परीक्षा योजना आपको पता है ये 3 चरण में होती है। इसके ये प्रारंभिक परीक्षा के प्रस्तावित शहर जो 52 जिला मुख्यालय हैं, इसमें से आप जिस भी क्षेत्र में आते हों उसके पास से आप अपना मुख्यालय चुन सकते हैं। और आपको ये चुनना कैसे है, देखिए प्रथम आवंटन आपका वर्तमान पते का ज़िला होगा, दूसरा आवंटन वर्तमान पते का संभाग मुख्यालय, तीसरा स्थायी पते का ज़िला और चौथा स्थायी पते का संभाग मुख्यालय। तो आप इस तरह से इसे भर सकेंगे। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को इंदौर, भोपाल, ग्वालियर तथा जबलपुर में से 2 विकल्पों का चयन करना होगा।
परीक्षा केंद्र का आवंटन आयोग द्वारा प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिगत किया जाएगा। तो ये अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी जानकारी है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, जैसा अभी हमने ऊपर देखा था कि स्नातक होना चाहिए, और स्नातक किस प्रकार होना चाहिए वो थोड़ा देखते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम दिन तक या उससे पूर्व स्नातक समकक्ष सहकारी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, वे मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी क्लियर की गई है कि आपको मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख तक स्नातक समकक्ष सहकारी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसमें ये पात्रता मानी गई है, जैसा ऊपर उसमें डिटेल में नहीं था, यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है। ऐसे अभ्यर्थी भी जिनके पास ऐसी व्यावसायिक या तकनीकी अर्हता हो जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक या तकनीकी उपाधि से समकक्ष हो, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। जिला क्षेत्र संयोजक जनजातीय कार्य विभाग के पद हेतु उन अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जाएगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में लिया है। अधिमान्यता से तात्पर्य यह है कि समान अंक होने की स्थिति में अंतिम चयन में उस अभ्यर्थी को गुणाक्रम में पहले चयनित किया जाएगा जिसने स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में लिया है। तो यहाँ पर समाजशास्त्र को समान अंक आने पर एक एडवांटेज मिलेगा, जिससे आपको ज्ञात ही होगा कि अगर किसी की आयु ज़्यादा होती है तो वो भी एक एडवांटेज होता है। गैर वर्दीधारी पदों हेतु, जो आपको पता है 21 से 40 वर्ष आयु है, वर्दीधारी पदों के लिए 21 से 33 वर्ष आयु है, और ये गणना की जाएगी 1 जनवरी 2023 से। लेकिन आपको ज्ञात होगा कि अभी 19 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और उसके अनुसार अब इसमें 3 वर्ष गैर वर्दीधारी पदों में भी बढ़ा दिया गया है और वर्दीधारी पदों में भी। तो इसमें ज़रूर इस बात का उल्लेख होगा। हम देखते हैं आगे हमें ये मिलेगा तो हम आपको बताते हैं। शारीरिक मापदंड वगैरह ये सब डीएसपी और वाणिज्यिक आबकारी विभाग, जिला विभाग, जेल विभाग, परिवहन विभाग के पदों के लिए मान्य होता है। आप इसे देखकर तय कर सकते हैं कि क्या आप इस कैटेगरी में आते हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि ऊंचाई पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर और महिला के लिए 155 है। आगे देखेंगे आयु सीमा में छूट के लिए। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को क्या छूटते हैं। गैर वर्दीधारी पदों पर पहले देखते हैं। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक C 38201613 दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारियों, नगर सैनिक, दिव्यांग, महिलाओं, अनारक्षित, आरक्षित आदि के अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ये सभी जो कैटेगरीज बताई गई हैं, महिला दोनों, अनारक्षित और आरक्षित दोनों ही, इन सभी को 5 वर्ष की छूट दी गई है। दूसरा, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 0746/2021 दिनांक 18 सितंबर 2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अतः उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी। वर्दीधारी पदों हेतु मध्य प्रदेश शासन ने इसमें भी 5 वर्ष की छूट दी है, और वो सब जो कैटेगरी ऊपर बताई थी उन्हीं सब में। और इसके बाद यहाँ पर नीचे आप देखेंगे कि 3 वर्ष की जो छूट है वो अन्य स्थानों पर दे दी गई है, तो वो 38 के स्थान पर 41 हो जाएगी। प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूटें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, ये पहले से चल रही है, आपको ज्ञात होगा। 5 वर्ष की इसमें छूट दी जाती है। विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को 5 वर्ष की छूट, और परिशिष्ट 1-2 के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उस आयु सीमा में किसी एक प्रोत्साहन के लिए छूट मिलेगी। मतलब उसको, अगर वो विक्रम अवॉर्डी है और ऊपर वाला जो पॉइंट है उसमें भी वो आता है, तो उसको केवल एक ही छूट मिलेगी, दोनों छूटें नहीं मिलेंगी। और अधिकतम आयु सीमा उसे 48 या 41 मैच करनी होगी।
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 8 फरवरी 2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दे होगी, किंतु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 1 जनवरी 2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी, अर्थात जिन अभ्यर्थियों को 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्ययन रहेगी। बाकी इसमें देखिए फॉर्म भरने का तरीका बताया गया है। आप सभी को पता ही होगा कि इसमें जो फ़ोटो होता है बैकग्राउंड हल्के रंग का या आदर्श रूप में सफ़ेद रखना होता है, और वो सभी चीज़ें जो अन्य फॉर्मों में रहती हैं वो सब इसमें ही है। 3 महीने से ज़्यादा आपका फ़ोटो पुराना नहीं होना चाहिए, दिनांक अंकित होनी चाहिए फ़ोटो के नीचे। यानी कि ये जो कुछ छोटी छोटी दुविधाएं होती हैं लेकिन उस समय बड़ा दिमाग ख़राब करती हैं, तो इन चीज़ों को यहाँ आप क्लियर कर सकते हैं। आपको फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट रखना है, कोई भी टोपी चश्मा या इस तरह की किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करना जो आपके लुक को अलग दिखाता हो। लेकिन अगर आप जो फ़ोटो खींच रहे हैं उस पर तारीख ज़रूर लिखवा लें, और तारीख ऐसी होनी चाहिए यानी कि आप जिस दिन फ़ोटो खिंचवाएं वो 3 माह से अधिक ना हो। यानी आपके पास 3 माह से पुराना फ़ोटो है तो आप नया फ़ोटो खिंचवा लें, जिससे आपको नया फ़ोटो प्राप्त हो जाएगा और आप उसे लगा सकेंगे। एक चीज़ और, यदि आप चश्मे का प्रयोग करते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्शन ना हो तथा आपकी आंखें स्पष्ट दिख रही हों। ये आपको यहाँ पर क्लियर किया गया है कि डार्क चश्मे स्वीकार नहीं किए जाएंगे, डार्क ग्लासेस स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बाकी अगर आप अपना चश्मा प्रयोग करते हैं तो उसमें रिफ्लेक्शन ना आए इस तरह का फ़ोटो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें फॉर्म फीस वगैरह भर दीजिए। ये बताया गया है 500 रुपये की फ़ीस शेष सभी श्रेणी एवं मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी अभ्यर्थियों के लिए लगेगी, और मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क देय होगा। SC ST OBC दिव्यांगजन श्रेणी इन सभी को 250 रुपये देने होंगे, बाकी सभी को 500। इसके अलावा पोर्टल शुल्क और लगता है जो आपको याद होगा, जो 40 रुपये होता है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन शेड्यूल की सहायता से आप 50 रुपये का शुल्क भुगतान करके OMR शीट प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको तब काम आती है OMR शीट जब आपको अपने अंकों का मूल्यांकन करना होता है कि भाई मैं इतने क्वेश्चन सही करके आया था, क्या मेरे को नंबर कम मिले हैं, तो आप उससे देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपको पता है कि आयोग में पिछले कुछ सालों से पूरे आंसर सही नहीं आते, तो उसमें भी हमें थोड़ा इसमें पता चल जाता है कि हमने क्या लगाया था याद रखने के लिए। तो ये प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद जब रिज़ल्ट आएगा उस समय की प्रक्रिया है। हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए गए हैं, इन पे आप फ़ोन कर सकते हैं। हालांकि इन पर सहायता आपको मिल जाएगी अगर आपको उस समय कोई सहायता चाहिए हो। बाकी इसमें अगर कोई ज़रूरी जानकारी अभी बची होगी तो आपको और बताते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि आप सभी को पता है 9 फरवरी, लेकिन आप उसे क्या मानेंगे 8 फरवरी। नियोक्ता की अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये हम शुरुआत में ही बात कर चुके हैं। आयु के संबंधी प्रमाण पत्र क्या है? हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी अथवा मैट्रिकुलेशन की अंक सूची प्रमाण पत्र जिनमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया गया हो। ये कुछ फॉर्म्स वगैरह दे रखे हैं। इसके बाद ये 22 पेजेस का आपका फॉर्म है। और आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि इसमें तो आपके 427 पद हैं, वहीं राज्य वन सेवा में अभी केवल 15 पद आए हैं। और उसमें बताया गया है कि जो वन क्षेत्रपाल और सहायक संरक्षक का पद होता है उसमें अगर वन विभाग की तरफ से कुछ वैकेंसी जारी की जाती हैं और उसकी सूचना आयोग को दी जाती है तो प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम से पहले वो भी समाहित कर दिया जाएगा। अभी केवल परियोजना क्षेत्रपाल की उसमें 15 वैकेंसी हैं, उसको आप देख सकते हैं, या हम आपके लिए उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय भी फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति लानी होगी।
स्वप्रमाणित छायाप्रति लेकर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना होगा। फोटो परिचय पत्र अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। OMR शीट अब उनको ध्यान से भरनी है। और जैसा कि एक चीज़ हम बार बार सुन रहे थे कि इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो वो नेगेटिव मार्किंग का एक बिंदु हम इसमें और देख लेते हैं कि कहीं पे इसमें लिखा हुआ है क्या। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट और रोजगार निर्माण समाचार पत्रों पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थी को उसके परीक्षा परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ ही मुख्य परीक्षा के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अतः सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही मुख्य परीक्षा के संबंधित समस्त सूचनाओं का अध्ययन आवश्यक रूप से कर सकते हैं। ये सब बताया गया है कि आपको राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के समय जब आप फॉर्म भरेंगे, अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक और उन सब के साथ ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा। तो कुछ बातों पे ध्यान रखें कि कम से कम 2 काले बॉल पॉइंट पेन लेकर जाएं। OMR शीट भरने के लिए, गोले भरने के लिए केवल काला बॉल पॉइंट पेन ही प्रयोग करें। जेल पेन ना लेके जाएं। आप ध्यान रखिएगा, जेल पेन वह होता है जिसमें पीछे जो रिफ़िल होता है उसमें जेल भरा होता है, आपको पता चल जाएगा। और बॉल पॉइंट पेन वो होता है जिसमें बॉल पॉइंट मतलब जिसका जो पॉइंट होता है वो बॉल की तरह होता है, और आप उसको अगर अपने फिंगर से टच करके देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि उसमें एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर जो घूम रहा है, वहीं से आपका इंक वगैरह आता है। तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं, ये उन बच्चों के काम आएगा जो अभी अभी स्नातक पूरा कर चुके हैं और कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनके लिए काम आएगा। गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा स्पष्ट हल्का ना करें। बहुत सारे बच्चे इन अवांछनीय अनियोग्यताओं से बाहर हो जाते हैं, तो ध्यान रखें आपका एक एक नंबर कीमती होता है। OMR शीट को बहुत सावधानी पूर्वक भरिए। जो भी आप मेहनत करते हैं उसमें एक एक प्रश्न बहुत कीमती होता है, और OMR शीट में कुछ गलतियां करने से आप या तो रिजेक्ट कर देते हैं अपना फॉर्म, या फिर आपका पूरी परीक्षा ही मतलब दाव पे लग जाती है। तो ऐसा ना करिए। ध्यानपूर्वक इन सारे बिंदुओं को हम आपको बता रहे हैं। 4 वैकल्पिक उत्तर आते हैं जिनमें से आपको एक ही भरना होता है, आप एक से ज़्यादा नहीं भर सकते। वाइटनर का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं आप। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सभी जानकारियाँ पता चली गई हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जहाँ तक हमने इसमें पूरा देख लिया है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं आई है। तो ये काफ़ी